जानते हैं राष्ट्रतंत्र की। आज हम 1982 के चीनी संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है जिसका निर्माण देश की जनता के द्वारा या संविधान सभा द्वारा किया जाता है। अमेरिकी संविधान की बात साम्यवादी चीन के संविधान का निर्माण भी एक विशेष रूप से गठित समिति के द्वारा और जनवादी कांग्रेस द्वारा किया गया था। 1975 में जिस संविधान को लागू किया 1978 में से जनवादी कांग्रेस के द्वारा अर्थात देश की जो व्यवस्थापिका होती है, जो पार्लियामेंट होती है, उसके द्वारा संशोधित कर दी गई है और उसके पश्चात वर्तमान समय में 1982 के संविधान को लागू किया गया है और इस संविधान की बहुत सारी विशेषताएं बताई जा सकती हैं। पहली विशेषता है एकात्मक शासन व्यवस्था प्राथमिक संविधान। एकात्मक शासन व्यवस्था पर आधारित संविधान कहने लगा है कि शासन की शक्ति के केंद्रीकरण के आधार पर जब देश के संविधान की तरह शासन की सभी शक्ति को केंद्रीय सरकार के हाथ में निहित कर दिया जाता है और राज्य सरकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात राज्य सरकार का जो अस्तित्व होता है, राज्य सरकार को पूर्ण रूप से क्षेत्राधिकार देते हैं, सरकार की बात करने का अधिकार होता है, केंद्रीय सरकार से पेड़ करता है। पूरे देश के लिए सभी प्रकार की जो कानून होते हैं, जो विधियां होती हैं, उनका निर्माण केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार की इसका कोई अधिकार हो सकती नहीं होती है, उसे एकात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। जिस कार्य से ब्रिटिश संविधान के द्वारा शासन की सभी शक्तियां देश की जो पार्लियामेंट होती है, देश की व्यवस्था में होती है, संसद होती है, उसको निहित कर दिया गया है। इसलिए पूरे देश के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा सभी आवश्यक कानून का निर्माण करने का काम किया जाता है। इधर भी एक विशाल जनसंख्या और आकार वाले राष्ट्र के होने के बावजूद भी जनवादी चीन में, साम्यवादी चीन में एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। प्रशासन सुविधा की दृष्टि से प्रशासन को अनेक हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है, लेकिन सभी जो होते हैं अपने उच्च अंक के अधीन होते हैं, अर्थात निम्न अंगों के द्वारा उसी सीमा तक काम किया जाता है, उसी सीमा तक स्वतंत्र तौर पर किया जाता है जिस सीमा तक उच्च अंक के द्वारा प्रतिबंध नहीं लगा जाता है, लिमिटेशन नहीं की जाती है। तो प्रशासन व्यवसाय की दृष्टि से भले से विभिन्न प्रकार के जो स्थानीय विधान होते हैं, जन जो सभाएं होती हैं, उन्हें विभाजित कर दिए गए हैं, लेकिन संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था होती है वो केंद्रीय सरकार का नियंत्रण कर दी गई है। इसलिए इस नए संविधान के द्वारा एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। जनवादी चीन में कभी भी संघात्मक शासन प्रणाली को नहीं अपनाया गया था। आरंभ से ही जब संविधान का निर्माण हुआ उसके बाद से ही निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह संविधान एकात्मक शासन प्रणाली का आधार रहा है। तो ब्रिटिश संविधान के भांति जनवादी चीन का नया जो संविधान है उसके द्वारा भी एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अर्थात राज्य सरकार को क्षेत्राधिकार केंद्र सरकार के साथ प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी विशेषता लोकतांत्रिक केंद्रवाद। की व्यवस्था पर आधारित संविधान कहना यह है, इसमें दो शब्द हैं लोकतंत्र और केंद्रवाद। ये दोनों जो व्यवस्थाएं होती हैं एक दूसरे के विरोधी होती हैं, लेकिन जनवादी चीन के नए संविधान के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ साथ केंद्रीकृत जो व्यवस्थाएं होती हैं इनको आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम किया गया, इनमें आपस में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया गया है। लोकतंत्र का मतलब होता है अंतिम जो शासन की शक्तियां होती है जनता के हाथ में होती है। डॉक्टर अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करके कहा, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, अर्थात जनता का जनता के लिए जनता का शासन होता है, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र के भी दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां प्रभु सत्तावान जो जनता होती है, क्योंकि अंतिम लोकतंत्र में जो पावर होती है, सत्ता होती है, अथॉरिटी होती है, वो जनता के पास होती है। जब स्वयं जनता के द्वारा प्रशासन के अगर भाग लिया जाता है, ऐसे राज्यों में कोई भी विधानमंडल नहीं होता है। वर्तमान समय में केवल स्विट्जरलैंड के संविधान के द्वारा ही प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली जो अपनाया गया है, उसमें एक पूर्ण कैंडिडेट और 4 अर्ध कैंडिडेट हैं, ग्लेरस, ग्रेट वार्डेन, और वार्डेन, इनरा पंजाब और आउटर जो फंड होते हैं, इनमें ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पाया जाता है। प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार या आवश्यकता अनुसार एक बार से नागरिक मतदाताओं से आह्वान किया जाता है, जिसे रेजिमेंट कहा जाता है। लेकिन लोकतंत्र की मुख्य विशेषता ये होती है कि अंतिम जो सत्ता होती है, अंतिम जो शक्ति होती है वो जनता की होती है। वैसे तो लोकतंत्र और केंद्रवाद ये दोनों जो व्यवस्थाएं होती हैं एक दूसरे के प्रबल विरोधी होती हैं, लेकिन 1982 के चाइना के संविधान के दौरान लोकतांत्रिक तरीकों के साथ साथ केंद्रवाद की जो व्यवस्थाएं होती हैं एक दूसरे के विरोध होने के बावजूद भी, एक दूसरे के विरोधी होने के बावजूद भी इनको आपस में समन्वित करने का काम किया गया है। कहने वाला यह है कि अन्य प्रजातांत्रिक राष्ट्र की भांति साम्यवादी चीन में भी शासन की जो सभी शक्तियां होती हैं
वो जनता रहित मानी गई हैं। इसीलिए जनतांत्रिक तरीकों के आधार पर, जनतांत्रिक मूल्य के आधार पर जनता को प्रशासन के कार्य में पर्याप्त रूप से बदलने के समुचित अवसर दिए जाते हैं। कहने वाली यह है कि यहाँ पर इस बात की जो लोकतांत्रिक तानाशाही की बात की जाती है, डेमोक्रेसी की बात की जाती है, वहाँ की जो जनता होती है, जो मतदाता होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनके द्वारा शासन के जो 3 अंग होते हैं उनके कार्यों पर उन्हें निगरानी का विशेष अधिकार होता है। इसके साथ साथ जो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनकी गतिविधियों पर भी नियंत्रित करने का अधिकार होता है, ध्यान रखने का अधिकार होता है। और जब इन्हें अधिकारों का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो इस प्रकार के प्रकरण को उनके द्वारा संबंधित उच्च अधिकारी तक पहुंचाने का उन्हें अधिकार होता है। लेकिन कहने वाली था कि जहां एक और शासन जो शक्ति होती है, जनरल कांग्रेस के सभी सदस्य होते हैं, वे प्रदेश मताधिकार के आधार पर देश में निर्वाचित होते हैं। उन्हें प्रशासन के कार्य में बदलने के समुचित अवसर दिए जाते हैं। इसके साथ साथ सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापक, कार्यपालिक और न्यायपालिक। ये सभी जो अंग होते हैं, जैसे जो मंत्रिमंडल होता है, जो न्यायालय होता है, वह जनरल कांग्रेस और उसकी स्टैंडिंग जो कमेटी होती है, स्थायी समिति होती है, उसके नियंत्रण में उन्हें कार्य करना होता है। अर्थात सरकार का प्रत्येक अंग होता है, वह अंग स्वतः ही अपने से उच्च अंग के अधीन रहता है और निम्न अंग के द्वारा उस सीमा तक ही स्वतंत्रता का अनुभव किया जाता है, उस सीमा तक काम किए जाते हैं, उस सीमा तक अधिकार उपयोग किया जाता है जिस सीमा तक उच्च अंग के द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं। तो कहने वाला यह है कि जहां तक इस प्रकार के कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, कर संगठन का काम किया गया है, तो हमें लोकतांत्रिक तानाशाही के साथ साथ लोकतांत्रिक केंद्रवाद की प्रवृत्ति को भी अपनाया गया है। अगली विशेषता की बात करते हैं, बहुराष्ट्रीयताओं पर आधारित संविधान। बहुराष्ट्रीयताओं पर आधारित संविधान कहने वाली यह है कि साम्यवादी चीन में लगभग 56 प्रकार की 56 प्रकार की नागरिकताएं निवास करती हैं, लेकिन इनमें सबसे अधिक संख्या में हॉर्न जाति है 99 पॉइंट जो पब्लिक होती है, उनके द्वारा हॉर्न राष्ट्र की बहुत वर्चस्व पाया जाता है, उसका भूमिका पाई जाती है। तो बहुराष्ट्रीय का अधिकार की व्यवस्था पाई जाती है, सारे क्षेत्र में पाई जाती है। अगली विषय की बात करते हैं, सैनिक आयोग पर आधारित संविधान। सैनिक आयोग पर आधारित संविधान कहने वाली है कि साम्यवादी चीन के नए संविधान के द्वारा 1975 के संविधान में 1977 के संविधान में इस प्रकार के सैनिक आयोग का कोई गठन नहीं किया गया था, इस प्रकार के सैनिक आयोग को व्यवस्था नहीं थी। लेकिन 1982 में जिस संविधान को लागू किया गया, जिस संविधान का निर्माण किया गया, उस संविधान के द्वारा पहली बार एक अनुकूल संस्था के रूप में, एक नई संस्था के रूप में सैनिक आयोग की स्थापना की गई है। इसका जो सभापति होता है, जो उसके सभापति होते हैं, ये सब दरबारी कांग्रेस द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंटमेंट किया जाता है। अर्थात दरबारी कांग्रेस के द्वारा एक सैनिक आयोग सभी जो मेंबर होते हैं सबकी नियुक्ति की जाती है और देश की सेना होती है, उस सेना को सैनिक आयोग पर समय समय पर इस प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं। सैनिक आयोग के निर्देश अनुसार ही देश की सेना को काम करना होता है। तो कहने का यह था कि पहली बार इस प्रकार के सैनिक आयोग पर संविधान की व्यवस्था की जाती है, बात की जाती है, तो केवल सामान्य चीन में ही सैनिक आयोग की विधिवत रूप से स्थापना की गई है। अगले विषय की बात करते हैं, मौलिक अधिकार पर आधारित संविधान। कहना यह है कि मानव को मानव होने के नाते उसकी जो गरिमा होती है, उसकी जो डिग्निटी होती है, व्यक्ति की मानव को इस प्रकार की जो पहचान मिलनी चाहिए, जो सम्मान होना चाहिए, इस प्रकार के अधिकार व्यवस्था की जाती है। जनरली चीन के संविधान के अध्याय के पीछे 33 से 315 देश के नाम विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। पहले अधिकार की बात करती है आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्थिक स्वतंत्रता अधिकार का मतलब यह है कि सामाजिक चीन में प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का अधिकार होता है, विश्राम करने का अधिकार होता है और निःशक्त जन्म होने की स्थिति में अर्थात अपाहिज होने की स्थिति में उन्हें भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होता है, सरकार से ऐड प्राप्त करने का सहायता अधिकार होता है, अर्थात उसे सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, वो सरकार से सहायता ले सकते हैं। दूसरे अधिकार की बात की जाती है, रानी स्वतंत्रता की बात की जाती है, पॉलिटिकल फ्रीडम की बात की रानी स्वतंत्रता का अधिकार किया जाता है। जिस प्रकार से अमेरिकी संविधान के द्वारा देश की जनता को बहुत सारे प्रकार के राजनीतिक अधिकार दिए गए, उसी प्रकार से 1982 के चाइना के संविधान के द्वारा देश की जनता को भी बहुत सारे राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार दिया गया है कि जिन व्यक्तियों की चाहे महिला है, चाहे पुरुष की आयु 18 वर्ष की पूरी हो चुकी है, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके या से अधिक आयु के होते हैं, उन्हें देश में होने वाले राजनीतिक चुनाव में
मतदान करने का अधिकार होता है, उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं उन्हें मत देने का अधिकार होता है, चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। और अगली बात की जाती है सामाजिक या सांस्कृतिक अधिकार। सामाजिक चेंज के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है, अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार करने का अधिकार होता है, अंतःकरण स्वतंत्रता होती है, अर्थात कोई भी राज्य के धर्म नहीं होता है। किसी व्यक्ति को भी राज्य किसी धर्म विशेष को अपना बाकी नहीं कर सकता, बदलू नहीं कर सकता है, व्यक्ति की इच्छा पर डिपेंड करता है, स्वेच्छा पर डिपेंड करता है, चाहे से अपना अधिकार कर सकता है। तो देश की जो आर्थिक जो व्यवसाय होती है, जो संस्थाएं होती हैं, जो सांस्कृतिक जो व्यवसाय होती हैं, उन्हें सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त होता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं जिनके बारे में बात की जाती है कि उन्हें जब भी मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स होते हैं उनके अगर वायलेशन होता है तो उन्हें समुचित कार्य करने का अधिकार होता है। अगली जो बात की जाती है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों की पुनः स्थापना पर आज केंद्र ने देखा कि 1975 और 1977 के संविधान के दौरान देश में चला है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन पहली बार इस संविधान के दौरान देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों को पुनर्बहाल किया गया है, अर्थात राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों की स्थापना की गई है। तो संविधान चेंज संविधान की बहुत सारी विशेषताएं होती है, संसदीय संविधान होता है, निर्णय संविधान होता है, नीति संविधान होता है, पारिवारिक कठोर संविधान होता है, लेकिन एक्चुअल में व्यवहार में वह एक लचीला संविधान होता है और एक आत्मशासन व्यवस्था का आधार संविधान होता है और देश की जो न्यायिक व्यवस्था होती है उसे संविधान के जनवरी कांग्रेस के कानून को अवैध रूप से घोषित करने का अधिकार नहीं होता है। धन्यवाद।